नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका डिटेल में एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि कितने भी जो भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हो या फिर अन्य जितने एग्जाम हैं, चाहे वो आपसे रेलवे से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, फोर्स से रिलेटेड हो या फिर कोई पुलिस कांस्टेबल जिससे भी रिलेटेड होंगे, उन सबके करंट अफेयर्स को ना केवल यहाँ कवर किया जाता है, बल्कि उनका डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट किया जाता है, जिससे ना केवल आप फैक्चुअल चीज़ों को जान सकें, बल्कि उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या रीजन है, उनको भी जान सकें। तो इसी तरीके की नॉलेज को गेन करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उससे मिल सकेगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल में पुराने हैं तो इसी तरीके अपना प्यार देते रहिए और इस डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने में आप हमारी मदद करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर वंस के साथ, अपने रिलेटिव के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनसे कमेंट करवाइए, जिससे ना केवल वो इन नॉलेज को गेन कर सकें, बल्कि अपने आम जीवन में भी अपने इन फैक्चुअल चीज़ों को देख सकें, उनका कॉन्सेप्ट जान सकें, जो न केवल आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आवश्यक होगा, बल्कि आपकी समझ को भी विकसित करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। उससे पहले हम देखते हैं कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, तो ये यहाँ से सिक्किम है, सिक्किम के बाद यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, सॉरी ये त्रिपुरा, यहाँ पे नागालैंड है, मेघालय है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेन क्या देखते हैं, यहाँ पे जो आप देखिएगा एक रिवर है यहाँ तिस्ता, इधर से आती है गंगा, जो यहाँ पे इधर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली एक मानस है, और मानस को और यहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली लोहित है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं या रेंजेस हैं। तो सिक्किम में कंचनजंगा है, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में दफला है, मिसमी है, ठीक। और आप इधर आएंगे इस तरफ नागा की तरफ, पटकाई बुम है, नागा हिल्स है, मिजोरम में मिजो हिल्स है। फिर अगर आप यहाँ पे जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम और नागालैंड और असम की सीमा पर बरगैल रेंज है, मिक्केर हिल्स हैं, ठीक है। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ, ये 3 रेंजेस हैं। आज इन्हीं के एक के बारे में इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं कैसे। पहले आपको ये बता दूं, जहाँ इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देश से सीमाएं साझा करते हैं, ध्यान रखना। इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा तटीय जो स्थलीय सीमा वो कौन देश करता है, वो करता है बांग्लादेश। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। राजस्थान सरकार ने काफी आलोचना किए जाने के बाद राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 अर्थात राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को वापस ले लिया है। यह विधेयक नाबालिग सहित सभी विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी प्रावधान को लेकर विवाद में फंस गया था। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार सभी नेपाली राजनीतिक दलों की इस तथ्य पर आम सहमति है कि उत्तराखंड में काला पानी नेपाल के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया है। तो आइए आज बात करें काला पानी के क्षेत्र के बारे में। दिल्ली सरकार द्वारा फसल कटाई के बाद बची हुई पराली को सड़ाने के लिए खेतों में जैव अवघटक घोल अर्थात बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन का छिड़काव शुरू कर दिया है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग पॉइंट उन 4 जगहों में से एक है जहां मई 2020 में गतिरोध दौरान भारत और चीन सेना का आमना सामना हुआ था। तो आज बात करेंगे हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के बारे में। इसके बाद तेजस्विनी पहल, जो कि दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में एक महिला केंद्रित सुरक्षा पहल है, इसके खूबियों के उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। और आज बात करेंगे लूखा नदी के बारे में, क्योंकि मेघालय राज्य सरकार के अनुसार एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने लूखा नदी को फिर से जीवित कर दिया है, तो उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो यूपीएससी के सिलेबस GS2 अर्थात सामान्य अध्ययन पेपर 2 से लिंक है, और जहां पर टॉपिक का नाम है राजस्थान का विवाह पंजीकरण विधेयक। अगर आपसे देखें, अगर आपसे ये क्वेश्चन कहीं से आता है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षा उपाय क्या किए जा रहे हैं, उनके बारे में टॉपिक आए। या हो सकता है कि विवाह पंजीकरण विधेयक किस राज्य ने रद्द किया है, अपनाया है, तो वह बात आएगी राजस्थान की। तो देखते हैं आखिर में इस विधेयक में सबसे पहले देखते हैं क्या प्रावधान थे, बाद में निरस्त क्यों किया गया, पहले से देखते हैं प्रावधान क्या थे। इसमें क्या बात कही गई थी, यहाँ पे जितने भी विवाह के रजिस्ट्रेशन होने थे, उससे संबंधित जो अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति और विवाह कराने वाले के लिए पंजीकरण हेतु ज्ञापन देने के कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिससे राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 की धारा 5 और धारा 8 में संशोधन करने की मांग कही गई थी। इस संशोधन विधेयक में क्या बात कही गई थी, 18 वर्ष से जितनी भी अधिक की उम्र की महिलाएं हैं, उनकी अपनी जानकारी स्वयं प्रदान करने के लिए उनको अवगत किया गया था। लेकिन पहले इसमें क्या किया गया था, जो छोटी उम्र की महिलाएं उनको भी शामिल कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देश में
बाल विवाह की प्रथा काफी हद तक फैली हुई है, और जहां पर उन्हीं अग्रणी राज्यों में राजस्थान एक है। और विवाद कहाँ पे हुआ था? इस संशोधन विधेयक में ज्ञापन देने के कर्तव्य से संबंधित राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 की धारा 8 में संशोधन किया गया है, क्योंकि कानून के मूल प्रावधान के अनुसार अगर बात की जाए तो वर और वधु की आयु 21 वर्ष से कम होने पर 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। और इस अधिनियम से होता तो क्या था, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयु संबंधी मानदंड एक समान थे, और विवाह पंजीकरण वर और वधु के माता पिता द्वारा कराए जाने का प्रावधान था। अधिनियम के संशोधित संस्करण में ये बात कही गई है कि वर और वधु की आयु 21 यानी कि मेल की 21 और फीमेल के 18 वर्ष कम होने पर विवाह के 30 दिन के भीतर इनके माता पिता के लिए विवाह को पंजीकृत करवाना अनिवार्य हो गया था। जिससे क्या था, इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर उससे 18 वर्ष से कम है तो अगर माता पिता कराएंगे तो कहीं ना कहीं बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा था। इसके पीछे सरकार का ये तर्क था कि इस संशोधन से विवाह की निर्धारित आयु केंद्रीय कानून के अनुरूप हो जाएगी। केंद्रीय कानून में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरे देश में लागू है। बाल विवाह का पंजीकरण कराए जाने से ऐसे विवाहों को शीघ्रता से रद्द किया जा सकेगा और सरकार को अधिक संख्या में पीड़ितों विशेषकर विधवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो राजस्थान में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू करके बाल विवाह का प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2015-16 के दौरान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अर्थात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार इस कानून की वजह से बाल विवाहों की घटनाओं में कमी देखी गई थी। लेकिन जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कही गई कि 18 वर्ष से कम आयु अगर लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनके माता पिता रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बाल विवाह कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा था, उसको रद्द करने की मांग कही गई और आखिर में हो गई है। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन 2 से लिंक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे काला पानी विवाद के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा भारत उसके पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं, लोकेशन के बारे में बात आएगी, तब आपको क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप मैप को देख लीजिए कि कहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर है, ये शिमला है, और यहाँ पे आपका नीचे वाला उत्तराखंड है जिसको उत्तर प्रदेश से हटा के इसको बनाया गया था। और उसकी बात की जाए तो अगर सॉरी, तो अगर ये देखिए ये जो बॉर्डर है ये भारत का जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ का है, और जो नीचे वाला इलाका है, ये जो इलाका है, ये इलाका है, ये है आपका नेपाल का। ठीक है, ऊपर बॉर्डर लग रहा है चाइना का। तो यहाँ पे आप देखिएगा भारत के अंदर में कौन से हैं, लिम्पियादुरा है, पुती है, नाभी है, गंजी है, यहीं पर क्षेत्र है काला पानी। इस देखिए ये पॉइंट पे है काला पानी, ठीक है, और इधर इधर रहा है लिपुलेख पास। तो काला पानी के यहाँ से एक रिवर निकलती है ऐसे करके, ये काली नदी का नाम की। तो इसमें अभी आप देखेंगे इस लोकेशन ध्यान रखना, काला पानी स्ट्राइक है यहाँ पे, और यहाँ पे ही है लुम्पियादुरा, ये ऊपर साइड में है। इन्हीं की आज बात करेंगे, देखते हैं क्या है ये स्थिति, क्या बात करते हैं। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पूर्वी छोर पर स्थित है। तो ये यहाँ पे काला पानी, वहाँ पे कौन सा जिला है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ है। यह उत्तर में चीन के अधीन, यहाँ पे देखिए चाइना है, उसके अंतर्गत आने वाला तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ लगा हुआ, और पूर्व दक्षिण में नेपाल की सीमा के साथ बनता है। इसके पूर्व में ये नेपाल है और इसके दक्षिण में भी क्या है, नेपाल है। तो बात क्या है, लिम्पुआदुरा और लिपुलेख के बीच स्थित जगह है। तो ये रहा लिपुलेख पास और ये रहा लिम्पुआदुरा, ठीक है। तो इस जगह बात की जा रही है। काला पानी क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ी क्षेत्रीय विवाद है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्च हिमालय में कम से कम 36,000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो शामिल की गई है। अगर इस क्षेत्र में नियंत्रण की बात की जाए तो इस क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल क्या कर रहा है, ऐतिहासिक रूप से और कार्टोग्राफिक रीजनों की वजह से क्या कहता है कि ये क्षेत्र उसका है। और विवाद की वजह देखा जाए तो काला पानी क्षेत्र का नाम इसके होकर यहाँ पे एक नदी बहती है, इसका नाम है काली नदी, उसके नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र पर नेपाल दावा इस नदी के आधार पर ही करता है। तो हुआ क्या था, यहाँ पर एक नदी फ्लो कर रही है काला पानी क्षेत्र में ऐसे करके, काली नदी जो भारत में भी प्रवेश करती है। तो उसी क्षेत्र में क्या कर रहा है, नेपाल भी कह रहा है दावा, क्योंकि काली नदी वहां से बह रही, तो ये उसका क्षेत्र है। बात क्या है, 1814 और 1816 के बीच में, उस टाइम हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो ब्रिटिश था यहाँ पे, एंग्लो लोग हम पे क्या कर शासन कर रहे थे। तभी एक गोरखा युद्ध हुआ था जिसे एंग्लो नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध के पश्चात काठमांडू के जो गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ था, एक संधि हुई थी, एक साइन किए गए थे, वो उस नाम है सगौली की संधि। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, भारत और नेपाल के बीच में 1814 और 16 में की गई संधि का नाम बताइए, तो संधि का नाम था सुगौली की संधि। इसमें क्या हुआ था, काली नदी को नेपाल की सीमा के रूप में निर्धारित किया था, और सन 1816 में संधि की पुष्टि हुई थी। यानी कि काली नदी अगर इस तरह से बह रही है तो इधर नेपाल होगा, इधर उस टाइम का ब्रिटिश भारत होगा। इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ था, नेपाल को पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम के अपने क्षेत्र को खोना पड़ा था। तो सिक्किम भी यहाँ से छोड़ना पड़ा था। साथ ही साथ इसके जो अनुच्छेद के 5 के अनुसार अगर बात की जाए थी, तो नेपाल के राजा ने काली नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया था। काली नदी उच्च हिमालय से निकलती है और भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तृत मैदान से होकर प्रवाहित होती है। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश शासकों ने
जो शासक थे उन्होंने क्या बोला था, काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी। अगर अगर सपोज आप ये कर लीजिए कि अगर इधर काली नदी ऐसे बह रही है तो ये पूरब वाला नेपाल का हुआ और पश्चिम वाला किसका हुआ, भारत का हुआ। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे काली नदी है, इधर वाला क्षेत्र नेपाल का है, इधर भारत का, ये भारत का दावा है। तो आइए देखते हैं वर्तमान मुद्दे हैं क्या। नेपाल के जो वहाँ पे विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार काली नदी के पूर्वी क्षेत्र की शुरुआत नदी के उद्गम स्थल से मानी जानी चाहिए। इनके अनुसार नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, लिम्पियाधुरा के समीप पहाड़ों से है, जो कि नदी के शेष प्रवाह क्षेत्र की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है। नेपाल का दावा यह भी है कि लिम्पियाधुरा से नीचे की ओर बहती हुई नदी को संपूर्ण धारा के पूर्व में स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्र उनका है। दूसरी ओर भारत का ये कहना है नदी का उद्गम काला पानी से होता है और यहीं से उनकी सीमा शुरू होती है। तो आप समझ गए बात क्या है। अगर नेपाल की माने वो कह रहा है कि यहाँ से काली नदी निकलती है इस तरीके से, तो ये क्षेत्र इधर वाला उसका है, जबकि भारत कह रहा है यहाँ से नदी निकलती है तो इसके इधर वाला क्षेत्र उनका है, उधर और पश्चिम वाला क्षेत्र हमारा है। ये उन दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है। इस संधि के अनुसार ही क्या है, ब्रिटिश शासकों ने काली नदी के पूर्व में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी। तो अब भारत वो कह रहे हैं कि काली नदी निकल रही है यहाँ पे काला पानी क्षेत्र से, और नेपाल वाले कह रहे हैं लिम्पियाधुरा से निकल रही है, तो वही दिक्कत यहाँ पे है। तो इससे हो क्या रहा है, इन दोनों देशों के मध्य विवाद के मुख्य रूप में काली नदी के उद्गम स्थल की लड़ाई है, और पहाड़ों से होकर बहने वाली इसकी कई सारी नदियां भी अलग अलग इसकी व्याख्या के कारण बनते हैं। काली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र पर नेपाल का दावा नदी के लिम्पियाधुरा उद्गम पर आधारित है, जबकि भारत का कहना है कि नदी वास्तव में काला पानी के पास से निकलती है, इसलिए इसका नाम काली पड़ा हुआ है। तो ये चीजें इन पे डिस्प्यूट का रीजन बनी हुई है। अगर इनकी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो कुछ समय पूर्व हुआ क्या था, नेपाल में क्या किया, उन्होंने एक अपना संशोधित आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला था, काली नदी का उद्गम स्रोत कहाँ माना, लिम्पियाधुरा से लेकर त्रिकोणीय क्षेत्र के उत्तर पूर्व में काला पानी और लिपुलेख दर्रे तक के विस्तृत क्षेत्र में अपना शामिल कर लिया था। तो जो बात की जा रही है उन्होंने यहाँ से उद्गम क्षेत्र माना लगा हुआ ऐसे। और अगर इसको और हम देखते हैं तो क्या माना उन्होंने, उन्होंने यहाँ से इसको माना और इस क्षेत्र को उन्होंने पूरा किया था अपने जगह में शामिल करने की कोशिश की थी, ये इसमें बात की गई है। साथ ही साथ में बात क्या हुआ, पिछले साल वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली ने मानचित्र को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन का भी प्रस्ताव वहां पे मंजूर दे दिया। तो भारतीय जो वहां के पर्यवेक्षक हैं उनका ये कहना है कि नेपाल सरकार का ये कदम काला पानी मुद्दे पर भविष्य में किसी भी समाधान को लगभग असंभव बना देगा, क्योंकि इस प्रस्ताव को संवैधानिक गारंटी मिलने से इस विषय पर काठमांडू की स्थिति दृढ़ हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने एक चीज देखना होगा कि किसका क्षेत्र है, इसका समाधान निकालने होंगे। आइए बात करते हैं पराली दहन से निपटने हेतु बायो डिकम्पोजर के बारे में। यह टॉपिक लिंक है पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जो कि सामान्य दंड के पेपर 3 से लिंक है। तो हुआ क्या है कि दिल्ली सरकार ने इसी साल अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक जैव अपघटक घोल को पराली दहन के समाधान के रूप में देखा गया और उन्हें राज्यों से इसकी पद्धति अपनाने का आग्रह भी किया है। अन्य राज्यों से भी चाहते हैं कि पराली को डिकम्पोज करने के लिए इस घोल को अपनाएं। सरकार ने पिछले साल सबसे पहले इसका छिड़काव किया था और इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आए थे उनका मिलने का दावा भी किया था। तो आइए देखते हैं जैव अपघटक का निर्माण कैसे किया गया है। इस तकनीक में जो जैव अपघटक जो घोल है उसको पूसा डिकम्पोजर के नाम से भी कहा जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्रैक्टर पीछे एक टंकी के अंदर घोल डाल दिया जाता है और पाइप के द्वारा पूरे खेत में जहाँ पराली है उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, जो जो पूसा डिकम्पोजर है इसको 7 कपों का एक मिश्रण यानी 7 फंगस वाले इसमें क्या एक मिक्सचर बनाया गया है, जो करता क्या है, जो धान की बची हुई जो पराली है, पैडी स्ट्रॉ है, उसमें पाए जाने वाले सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन को गलाने वाले एंजाइम मौजूद हैं। ये कवक 32 से 32 डिग्री 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले वातावरण में विकसित होते हैं और धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के समय यही तापमान होता है, तो उस पर ये वर्क करते हैं। तो पूसा डिकम्पोजर का खेतों में उपयोग किस तरह किया जाता है, किस तरह इनका यूज किया जा रहा है। तो पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग करके एक अपघटक घोल बनाया जाता है। इस डिकम्पोजर घोल को 8 से 10 दिन फर्मेंटेशन करने के पश्चात, उनका किण्वन करने के पश्चात तैयार मिश्रण का फसल जो अपशिष्ट पराली है उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या हो जैव बायोडिकम्पोजर काम कर सके। किसान पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल गुड़ और चने के आटे से 25 लीटर घोल का मिश्रण तैयार कर सकते हैं और ये 1 हेक्टेयर भूमि पर छिड़काव करने के लिए पर्याप्त होगा। इसमें आप क्या करना होगा, 4 आप इसके कैप्सूल लीजिए पूसा डिकम्पोजर के, थोड़ी गुड़ लीजिए, चने के आटा लीजिए और 25 लीटर पानी में इसको घोल लीजिए। अब वो आपको 1 हेक्टेयर भूमि में छिड़काव के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। इस प्रकार के जैव अपघटन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 20 दिन का समय लगता है। इसके बाद किसान पराली को जलाए बिना फिर से बुवाई कर सकते हैं और पराली वहां पे घुल जाती है। इससे लाभ क्या होगा इस डिकम्पोजर से, इस तकनीक के प्रयोग से मृदा की न केवल उर्वरता बढ़ेगी बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि पराली फसलों के लिए उर्वरक का काम करती है और भविष्य में कम खाद लगाने की आवश्यकता भी इसमें होगी कि आपको ज्यादा खाद नहीं डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये फसल अपशिष्ट या फिर पराली को जलाने से रोकने हेतु एक प्रभावी
सस्ती और आपके व्यवहार में आने वाली टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ ये पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी तकनीक भी सिद्ध होने की संभावना है। ऐसी दावा दिल्ली सरकार का किया जा रहा है और उनके रिजल्ट भी उन्होंने दिखाए हैं। आइए बात करते हैं हॉट स्प्रिंग के बारे में, जो कि लद्दाख का क्षेत्र है। ध्यान रखना, हॉट स्प्रिंग कहाँ पाया जा रहा है? ये लद्दाख में पाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ था, जब चाइना के साथ हमारा भारतीय और चाइनीज जो सैनिक के आमना सामना हुआ था, उसमें से एक गतिरोध का स्थान ये भी था। तो हॉट स्प्रिंग, जिसको पारंपरिक रूप से कयाम के नाम से जाना था, ठीक है। हॉट स्प्रिंग का दूसरा नाम क्या है? कयाम। हो सकता है आपसे पूछा जाए कयाम कहाँ पे, इसकी लोकेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा? इसमें लद्दाख में है। चीन के साथ विवादित सीमा के नजदीक लद्दाख की चांग चेनमो नदी घाटी में एक भारतीय सीमा चेक पोस्ट और पेट्रोल पॉइंट 15 भी यहाँ पर एक कैंप साइट वो भी यहाँ पे मौजूद है। इस क्षेत्र का नाम हॉट स्प्रिंग क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर एक गर्म पानी का झरना होने की वजह से इसका नाम हॉट स्प्रिंग दे दिया गया है। यह गलवान जो घाटी है हमारी, उसके दक्षिणी पूर्व में स्थित है। बस जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में सीमा निर्धारण कर रही है। पाकिस्तान की तरफ LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो चाइना की तरफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा को चिन्हित करने वाला गोंगका-ला जो दर्रा है, उसके नजदीक ये हॉट स्प्रिंग है। ये दर्रा यानी कि गोंगका-ला चीन के दो सबसे संवेदनशील प्रांतों, उत्तर में सिंजियांग और दक्षिण में तिब्बत की बीच की सीमा को भी चिन्हित करता है। कोंगका-ला शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले चीन के G219 राजमार्ग के पश्चिम में ये स्थित क्षेत्र है। अगर आप मैप में देखेंगे तो कहाँ की बात की जा रही है, अगर आप इसको देख लीजिए। तो हम अगर बात करें लद्दाख क्षेत्र की, तो जब भारत का सपोज कीजिए यू इस तरीके से जो नक्शा है ऐसे वाला, तो ये जो क्षेत्र लद्दाख का है, तो उसी पे आप देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड रेड कलर की, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए, तो ऊपर क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे काराकोरम पास है, जिसकी ऊंचाई 18,176 फीट है। वहीं पे क्या है, आप देखेंगे नीचे अगर आएंगे तो हॉट स्प्रिंग ये जगह है, यहाँ पे क्या है, हॉट स्प्रिंग स्थित है। और इसके ठीक उत्तर में जाएंगे तो गलवान घाटी है। गलवान घाटी दक्षिण पूर्व में स्थित हॉट स्प्रिंग है, इसकी बात की जा रही है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ बैंक और पेंगोंग सो है। यहाँ पर पेंगोंग झील वो विवाद का मुद्दा बना हुआ है। और साउथ ब्लॉक ऑफ पेंगोंग सो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। इस क्षेत्र पे हम बात कर रहे हैं, काराकोरम पास की बात कर रहे हैं। और ये जगह है दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पर भी हमारा विवाद हुआ था, उसकी बात की जा रही है। यहाँ लगातार गतिरोध जारी है। तो हॉट स्प्रिंग के बारे में बात की था, हॉट स्प्रिंग। और हॉट स्प्रिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि तेजस्विनी पहल क्या है, तो तेजस्विनी पहल क्या है? ये दिल्ली पुलिस की एक पहल है जो वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है, जो जिसे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। तो आपसे तेजस्विनी क्या है, तेजस्विनी पहल क्या है? तेजस्विनी पहल क्या है? पुलिस से संबंधित दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। ये दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले की महिला केंद्रित सुरक्षा पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? ये समाज के सभी वर्गों की महिलाओं और जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन तक अपनी सेवाओं को पहुंचाना, साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना इसमें शामिल है। तेजस्विनी पहल के अंतर्गत सारे कार्य असाइनमेंट्स पुलिस की महिला बीट स्टाफ द्वारा किए जाते हैं। जो आपको जो आज का देखा होगा, जो बाइक पे पुलिस चल रही है, तो उसमें क्या होगा, तेजस्विनी में सारी जो होंगे कांस्टेबल या जो भी पुलिस होगी, कौन होंगे? महिला कौन होंगे। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, तेजस्विनी पहल की पहुंच और कार्य के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। साथ ही साथ महिलाओं को भी इसमें फायदा मिल रहा है, तो इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, तेजस्विनी पहल किस राज्य ने चलाई थी या किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाई जाती? तो दिल्ली। और ये किससे संबंधित है? तो महिला कांस्टेबल या महिला जो पुलिस हैं वो अपने क्या करते हैं, पेट्रोलिंग के द्वारा, बीट के द्वारा, यानी कि अपने मोटरसाइकिल के द्वारा कवर करते हैं और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और पुरुषों और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सेवा में तत्पर हाजिर होते हैं। आइए बात करते हैं लूखा नदी के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन है लूखा नदी किस राज्य में बहती, तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय राज्य सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जिससे हुआ क्या है, लूखा नदी फिर से उनको जीवित हो गई, जो लगभग निर्जीव होने की स्थिति में थी। तो लूखा नदी मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि मेघालय में 3 रेंज हैं, गारो, खासी, जयंतियां, जो पूर्व जो पश्चिम से पूर्व तरफ है। तो पूर्वी जयंतिया हिल्स है, उसके जिले में बहती है लूखा नदी। तो लूखा नदी पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिण भाग से होकर प्रवाहित होती है और इसके मुख्यतः सहायक नदी कौन सी है? लूना नदी है, जो नरपुर रिजर्व फॉरेस्ट की पहाड़ियों से बहने वाली कई धाराओं से जलापूर्ति करती है। यह नदी पूर्वी जयंतिया हिल से होते हुए आगे बांग्लादेश में बहती रहती है। आगे जाके लूखा नदी स्थानीय पनार भाषा में मछली जलाशय को एक दशक पहले विषाक्त माना गया था और कहा गया था इसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी सरकार ने एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाकर इसको दोबारा जीवित कर दिया है, ऐसा दावा वो लोग कर रहे हैं। अगर इसका भारत में अवस्थिति देखें तो जब भारत के मैप में देखेंगे तो ये जो जगह है ये है मेघालय, ठीक है। तो इसको और डिटेल में देखेंगे, ये आ गया मेघालय। मेघालय के पूर्वी क्षेत्र में जयंतिया हिल्स, तो इस जगह की बात की जा रही है। यहाँ पे लूनार और लूखा नदी की बात हो रही है।
तो ये आप देखिएगा, ये ऐसे यहाँ पे निकलती है लूखा रिवर, और लूखा रिवर बहती हुई यहाँ से सोनापुर से होती कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। इसकी सारी नदियाँ लूनार और ये विषाक्त हो गई थी, इसमें डिटॉक्सिंग इसमें स्थितियाँ आ गई थी, मछली पालन भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसको यहाँ पे इसके जहर को कम करके और डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट चला के इसको पुनः जीवित कर लिया गया है, और इसकी पहले से वाटर बॉडी को और सुरक्षित, साफ हो, अच्छा बना दिया गया है। ऐसा दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हुए हैं। ये बातें सही साबित हो रही हैं। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, जो जिससे कि आप उसको अपने खुद के हिसाब से और पढ़ सकें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखिए, उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई शिकायत है तब भी इसमें लिखिए। नहीं तो इसी तरीके और नॉलेज गेन करने के लिए और ऐसे अन्य वीडियो, ना केवल करंट अफेयर के लिए बल्कि आपके अन्य टॉपिक्स को कवर करते हुए अगर आप चाहते हैं वो आपको मिलते रहें, तो आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। थैंक यू।